हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, और आज हम करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहली चीज क्या है कि सर डेथ के अंदर क्या होता है। डेथ के अंदर ये होता है कि सर अनसर्टेनिटी है डेथ की। कोई भी कह नहीं सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि किस तरीके से और कब किसकी मौत हो जाए। तो इसी तरीके से एक पार्टनर की जो डेथ है वो इस चीज के लिए मोहताज नहीं है कि वो 31 मार्च को ही होगी, जबकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे। ठीक है जी। तो इन द मिडल ऑफ ईयर कभी भी हो सकती है। ठीक है जी। तो हमारे को यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारे पास में, कि सर जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे, ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी अप टू द डेट ऑफ ईयर, अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है जी, ईयर के अंदर जितने भी होंगे उस पोर्शन के अंदर वो अमाउंट जो है उसका शेयर भी किसको मिलेगा? डिसीज पार्टनर को, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है उस पार्टनर को रिसीव होगा। नंबर 1। नंबर 2, हम ये कहते हैं जितने भी जनरल रिजर्व थे, जितने भी हमारे P&L के बैलेंसेस थे, उसमें भी उनका शेयर होगा डिसीज पार्टनर का। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत से ही बने होते हैं। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बढ़ जाएंगे, जैसा कि इन केस ऑफ एडमिशन और इन केस ऑफ रिटायरमेंट होता था। कुछ भी चेंज नहीं है इसके अंदर। ठीक है सर। अब यहां पे मैं बात करूंगा अप टू द डेट ऑफ पार्टनर, अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर के जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि हमारा साल शुरू हुआ था 1/4 से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के, और डेथ हो गई कब सर? 30 सितंबर हो गई। तो 6 महीने तक वो पार्टनर हमारे साथ रहा था। 6 महीने के एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। अब ये प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि सर प्रॉफिट्स तो जनरेटेड होते हैं एट द एंड ऑफ ईयर 31 मार्च। 31 मार्च तक ये पार्टनर हमारे साथ रहा नहीं। अब बड़ा ही गंभीर विषय है, किस तरीके से करें? तो हम क्या करते हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं और क्या कहते हैं कि सर आपके जो क्या नाम है पर्सन थे जिनके कि आप रिप्रेजेंटेटिव हो, उन्होंने हमारे साथ इतने समय के लिए काम किया और इस साल के प्रॉफिट्स हमारे पास में अभी अवेलेबल है नहीं। तो हम पास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज निकाल लेते हैं। हम कहते हैं, हम ये मानते हैं कि इस साल भी हम उतने ही प्रॉफिट्स अर्न करते अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता। तो हम क्या कहते हैं कि हम पिछले सालों का जो है पिछले सालों का जो है वो एवरेज निकाल लेते हैं, और उस एवरेज के बेस पे जो है हम सॉरी एवरेज के बेस पे जो है हम उसके प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, किस तरीके से होता है ये? आइए देखें सर। एक तो होता है टाइम बेसिस पे। टाइम बेसिस का मतलब क्या है? टाइम बेसिस का मतलब ये है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ 6 महीने रहा, या फिर हमारा पार्टनर हमारे साथ में 77 डेज रहा। कुछ बच्चों को 77 डेज की कैलकुलेशन के अंदर बड़ी दिक्कत आती है। 77 डेज की कैलकुलेशन के अंदर बड़ी दिक्कत आती है, जबकि 6 महीने को 6/12 करके वो निकाल लेते हैं। सर जैसे आप टाइम बेसिस की बात करते हैं, आपको ये मालूम है कि साल में कितने महीने हैं? 12 महीने हैं, और 6 महीने तक वो पार्टनर हमारे पास रहा था। ऐसे ही आपको ये भी तो मालूम है कि वो 77 डेज आपके साथ में रहा है। कितने डेज में से? 365 डेज में से। तो अगर यहाँ पे डेज की बात की गई है तो हम क्या कहते हैं, हम डिवाइड करके निकाल लेते हैं 77 डिवाइडेड बाय 365, और अगर मंथ्स की बात की गई है तो 6/12 हम कर लेते हैं। ठीक है सर। तो ये कोई बिग टास्क नहीं है। तो टाइम बेसिस पे अगर हम निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, लास्ट ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है हम उनको उसमें शेयर दे देंगे। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि हमने जो प्रॉफिट जनरेट किए थे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट मेरे पास में कितने थे सर? 3 लाख रुपए थे।
ये 3 लाख रुपए 1 साल का प्रॉफिट है, तो 77 डेज का प्रॉफिट कितना होगा? 77 डेज का प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है जी। और उसमें मेरे डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कितना है वो मैं चेक कर लेता हूं। मान लीजिए वो जो पार्टनर था 1/4 शेयर के लिए था, तो 3 लाख के प्रॉफिट हमने 365 डेज में कमाए थे एवरेज बेसिस पे। 77 डेज में कितने कमाए होंगे और उसमें डिसीज पार्टनर का शेयर कितना होगा, ये हमारे पास में निकल करके आ जाता है। ये हमारे पास में निकल करके आ जाता है। ठीक है। अच्छा बेटा, आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए, थोड़ा आपकी तरफ से अगर आवाज आती है तो और लोग डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, हमने ये कर लिया, इस तरीके से देख लिया। ये तो था क्या, टाइम बेसिस। अब है हमारे पास में सेल्स बेसिस। सेल्स बेसिस हम किस तरीके से करते हैं? मतलब सर ऊपर वाला पॉइंट तो मेरे को क्या लगा, यूनिटरी मेथड लगा। नीचे वाला पॉइंट भी सर यूनिटरी मेथड ही है, सेल्स बेसिस भी यूनिटरी मेथड ही है। हम ये कहते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कुछ प्रॉफिट्स थे, हमने जो प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स निकाल करके देखे वो कितनी सेल पे होते थे। लेट्स से 10 लाख की सेल के ऊपर मैं 3 लाख के प्रॉफिट जनरेट करता था। 10 लाख की सेल के ऊपर मैं 3 लाख रुपए के प्रॉफिट जनरेट करता था। और जितने टाइम मेरे साथ में मेरा पार्टनर रहा है, उस टाइम पीरियड में 5 लाख की सेल हुई है। अगर 10 लाख पे प्रॉफिट जनरेट करता हूं 3 लाख, तो सर 5 लाख की सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट मैंने जनरेट किया होगा? 1,50,000। तो 1,50,000 में हम उसको उसका शेयर दे देंगे। ये है सेल्स बेसिस। मतलब दोनों ही क्या है, यूनिटरी मेथड, यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस है। इसमें भी कुछ भी, कोई भी ऐसा चैलेंजिंग बात नहीं है। ठीक सर। तो हमें स्टेप 1 तो करना पड़ेगा ये कि हमें टाइम बेसिस के बेस पे उसको चेक करना पड़ेगा, या फिर टर्नओवर के बेस पे उसके प्रॉफिट्स को चेक करना पड़ेगा कि उसका शेयर कितना बनता है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हमने उसका शेयर निकाल लिया, हाँ ये स्टेप 2 भी इसके अंदर ही कवर हो जाता है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए ना हमारे पास लॉजिकली क्या होना चाहिए? ईयर एंड होना चाहिए। हम क्या करते हैं सर, 31 मार्च को ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करते हैं, लेकिन यहां पे डेथ हो गई है कब? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज कर नहीं सकते। अब बड़ी चिंता का विषय है, करें तो करें क्या सर, क्योंकि 31 मार्च अभी आई नहीं है, तब हमारे नेट प्रॉफिट्स निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, जितना हमने इसको शेयर दिया है ना प्रॉफिट का, जितना हमने इसको शेयर दिया है प्रॉफिट का, एवरेज बेसिस के ऊपर, टाइम बेसिस या सेल्स बेसिस पे निकाल करके उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थ्रू P&L सस्पेंस अकाउंट। आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर जब हमें कुछ नहीं मिलता था, किसी चीज का जवाब नहीं मिलता था, तो हम उसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते थे ना। ठीक इसी तरीके से हमारी मजबूरी है कि हमें अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करने पड़े हैं लास्ट ईयर्स के बेसिस पे। इस साल के प्रॉफिट्स, एक्चुअल प्रॉफिट्स अभी आए नहीं है, क्योंकि 31 मार्च नहीं आई है। तो सर टिल 31 मार्च ये जो हमने प्रॉफिट का शेयर दिया है डिजीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसको मैं कहां डाल दूंगा? उसको मैं डाल दूंगा सर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो इफ इट इज द केस ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर किए गए हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो हम क्या एंट्री बना देंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल सकते हो, या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, मिलता तो उसी को ही है। वो हम उसको कोई क्या नाम है, स्वर्गलोक में थोड़ी ना पहुंचाने जाएंगे। तो जितना भी जो भी आउटगोइंग था, जिसकी डेथ हुई थी, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर ये केस है लॉस का, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी सर एंट्री, आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। डन। इन दो एंट्रीज के अंदर मेरे हिसाब से किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसा किया तो किया क्यों? हमने ऐसा क्यों किया है? सबसे पहली बात सर, हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अभी 31 मार्च नहीं आई है, और अगर 31 मार्च नहीं आई है तो सर हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट्स पता नहीं कर सकते। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारे को जो प्रॉफिट्स या लॉसेस में उसको शेयर देना पड़ रहा है, उसको हम कहां से एडजस्ट करेंगे?
P&L सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, अब यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, बैलेंस ऑफ P&L सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये जाकर के कहां मिल जाएगा? P&L सस्पेंस अकाउंट में तो आपने एक चीज है डाल दिया, लेकिन P&L सस्पेंस अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंस अकाउंट बना रहेगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर भी जहां पे हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं नेक्स्ट ईयर, उस सस्पेंस को हमारे को क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि अकाउंटिंग की पॉलिसी है डिस्क्लोजर की। तो ये P&L सस्पेंस अकाउंट जो फॉर द टाइम बिंग हमने ओपन किया है, इसको हम एडजस्ट करेंगे कहां पे? इसको हम एडजस्ट करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाकर के। ठीक है सर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये चला जाएगा। डन। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा सर एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। अच्छा जी, अब मैंने आपको अभी क्या कहा? मैंने कहा सर हम P&L सस्पेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये तो एक तरीका था, ये एक तरीका था। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? सर देखो, हमारे जो अदर पार्टनर्स हैं अदर देन डिसीज पार्टनर, यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके अलावा जो पार्टनर्स हैं वो एक और चीज डिसाइड करते हैं। वो क्या डिसाइड करते हैं? कहते हैं देखो, अब इसका शेयर आगे से फ्यूचर में हमें मिलेगा, तो वी आर द गेनिंग पार्टनर्स। रेशो चेंज हो जाएगी ना सर, जो जाना था वो तो चला गया, तो उसका शेयर किसी को तो मिलेगा। तो वो किसे मिलेगा? जो एग्जिस्टिंग शेयर पार्टनर्स होंगे। या तो डीड में ऐसा लिखा होगा कि भाई मेरा शेयर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को ही दिया जाए इन केस ऑफ डेथ। ऐसा अगर नहीं लिखा हुआ तो किसके पास में चला जाएगा? हमारे पार्टनर्स के पास चले जाएगा, तो वो गेनिंग पार्टनर्स बन जाएंगे। तो वो गेनिंग पार्टनर्स क्या कहते हैं? वो गेनिंग पार्टनर्स कहते हैं काम करते हैं हम, ये जो आउटगोइंग पार्टनर्स का जितना भी शेयर बनता है ना, हम P&L सस्पेंस अकाउंट खोलें, फिर P&L सस्पेंस अकाउंट को एडजस्ट करें एट द एंड ऑफ ईयर, और अल्टीमेटली इफेक्ट इसका कहां जाएगा? हमारी कैपिटल के ऊपर ही आएगा। भाई बाहर से थोड़ी ना कोई ला करके देने वाला है। तो इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत क्या है कि पहले P&L सस्पेंस अकाउंट में डालो, फिर P&L सस्पेंस अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालो, और फिर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमारी कैपिटल्स में आए। इससे बढ़िया तो ये है कि हम इस प्रॉफिट या लॉस को, जितना भी शेयर बन रहा है ना, जो भी डिसीज पार्टनर को देना पड़ रहा है हमारे को एट द टाइम ऑफ डेथ, वो हम आज ही विदाउट एनी लंबा प्रोसीजर, विदाउट एनी लॉन्ग प्रोसीजर, हम क्या करते हैं? आज ही अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों? देखो, इस एंट्री को अब तक आप रट चुके हैं, रट चुके हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता लग गई है कि सर जो गेन करता है ना, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहां पे मैंने ये नहीं लिखा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ना 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 ना। हो सकता है ओल्ड पार्टनर में कोई गेनिंग पार्टनर ना हो, तो यहां देखो क्या लिखा है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि इसको शेयर का गेन हुआ है। डन। ये दोनों सिस्टम समझ में आए आप लोगों को? जल्दी से बताओ, मेरे को रिप्लाई करो फटाफट से अगर किसी को कोई पॉइंट, दोनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो जल्दी से बोलिए। देखो सर, एक लेते हैं अपने पास में एग्जांपल। हमारे पास थे 3 पार्टनर्स। क्या नाम था इनका? सर ए, बी और सी नाम था इनका। और एबीसी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? सर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 5:3:2। सब नोट करेंगे इस एग्जांपल। ठीक है सर। साल शुरू हुआ कब? 1/4/2020 से, और ये पर्सन जो था 1/4/2020, और हमारे पास में अब आया 1/4/2021। ठीक है जी। चलिए मैं इसकी डेट्स थोड़ी सी रियलिस्टिक करने के लिए चेंज कर देता हूं। मैं 2019 की बात करता हूं, और ये क्या आ गया? 1/4/2020। ठीक है। अच्छा, अब 31 मार्च 2021 आना था,
लेकिन बीच में ही क्या हो गया सर, बीच में ही ना सी की डेथ हो गई, डेथ ऑफ सी। तो हमारा साल कहां जा रहा था, हमारा साल इस तरीके से जा रहा था, लेकिन बीच में ही सी की डेथ हो गई। अच्छा सर, कितने महीने बाद, मान लो इसकी डेट ले लेते हैं 1/8, तो कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। ठीक है जी, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, लेकिन अगस्त का महीना नहीं आएगा, 4 महीने आएंगे क्योंकि 1 अगस्त है ना, तो 4 मंथ्स के बाद में इन भाई साहब की डेथ हो गई। ठीक है सर, और इसको मैं लिख देता हूं 31 मार्च 2020। हमने लास्ट ईयर भी कुछ प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे ना, हमने क्या किया होगा, लास्ट ईयर भी कुछ प्रॉफिट्स अर्न किए होंगे। लेट्स से हमने जो प्रॉफिट्स अर्न किए थे लास्ट ईयर पे, वो किए थे सर 3 लाख रुपए के। ये हमारा पूरा डाटा दिया हुआ। ओके, अब केस वन मैं क्या करता हूं, इसको मैं सर टाइम बेसिस करता हूं। टाइम बेसिस मैंने किया सर, टाइम बेसिस में शेयर ऑफ सी निकालेंगे। शेयर ऑफ सी कैसे निकल करके आएगा सर, 3 लाख रुपए लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स थे, उसमें हमने उनको यूनिफॉर्मली कमाया होगा, तो 4 महीने तक हमने कितने कमाए होंगे, यानी कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को अगर बेस ले ले तो वो तो 12 महीने के थे, तो 4 महीने के कितने होंगे, और उसमें सी का शेयर कितना था सर 2/10। तो हमारे पास ये कितने अमाउंट निकल करके आ जाते हैं सर, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए हमारे पास में निकल करके आ जाते हैं। ठीक है सर, अब हमारे पास में है सर केस 2, जब हम करते हैं क्या, सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस में शेयर ऑफ सी निकाल लेंगे। कैसे, देखो जी, हम क्या बोलते हैं, कि शेयर ऑफ सी कैसे निकल करके आएगा, 3 लाख रुपए हमने कमाए थे, हमने 3 लाख रुपए कमाए थे। मान लो एक डाटा मेरे को आपको देना पड़ेगा कि लास्ट ईयर की सेल्स जो थी ना, लास्ट ईयर सेल्स थी लेट्स से 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए की सेल थी। ओके सर, तो 50 लाख रुपए हमने 50 लाख की सेल की, और लास्ट ईयर हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लिया ना, ऊपर वाले पॉइंट में देख लिया कि 3 लाख कमाए। 50 लाख की सेल के ऊपर अगर हमने 3 लाख रुपए कमाए, और इस साल 4 महीने की सेल्स थी हमारे पास में, इस साल 4 महीने की सेल्स थी। ठीक है जी, करंट ईयर सेल्स कितनी, 20 लाख, और ये थी 4 मंथ्स में, क्योंकि हम तो अभी तक की ही बता सकते हैं ना। तो अगर हमने कमाए थे 50 लाख के ऊपर 3 लाख रुपए, तो बताओ हमने 20 लाख की सेल्स के ऊपर हम कितना कमाएंगे। यूनिटरी मेथड लगा दिया, और फिर उसमें शेयर बता दो कितना था सर, इसका शेयर था 2/10, तो कितना आ गया ये, 24,000 रुपए। अब ये 24,000 रुपए हमारे को देने, 24,000 रुपए हमारे को उसको देने हैं। ठीक है जी, ओके। और उनकी एंट्रीज क्या होगी, उनकी एंट्रीज वही जो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में बताई गई। अगर हम कर रहे हैं पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट से, तो क्या एंट्री हो जाएगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर हम कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें हमें फिर न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू करके उसका जो है शेयर गेनिंग पार्टनर्स का भी निकालना पड़ेगा। डन सर, एक क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ में आप लोग, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अरूप एंड स्वरूप वर पार्टनर्स। ठीक है जी, 2 पार्टनर थे,
द पार्टनरशिप फॉर्म प्रोवाइड्स दैट एनुअल अकाउंट्स विल बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, यानी कि ये हमारे पास में कैलेंडर ईयर यूज कर रहे हैं, ठीक है सर। इसके बाद में लिखा हुआ है, उनकी पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, ये बात क्या लिखी हुई है जरा ध्यान से देखिएगा, कि 1/2 अरूप को मिलेगा, स्वरूप को मिलेगा 1/3 और कैरेट टू रिजर्व्स कितना होगा 1/6, यानी कि यहाँ पे पार्टनर तो 2 हैं, लेकिन 1/6 शेयर पहले कहां जा रहा है, जनरल रिजर्व में जाता है, ये उनकी डीड में लिखा हुआ, ठीक है जी। इस पॉइंट को भी कंसीडर करना होगा। सी पॉइंट में लिखा हुआ है दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू फॉलोइंग, यानी कि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, कैपिटल मिलेगी उसकी, मिलनी ही है, हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, पास्ट 3 ईयर प्रॉफिट्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज ले लेंगे और उसके बेस पे हम लेंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन 3 ईयर बेस, यानी कि ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज हम क्या ले लेंगे सर, 3 इयर्स ले लेंगे। और हमारे को यहाँ पे ये कुछ डाटा दिया हुआ है, क्या हमारे पास में ये डाटा था, ए की कैपिटल इतनी थी, आर की कैपिटल इतनी थी, रिजर्व्स इतने थे, बिल्स रिसीवेबल इतने, इन्वेस्टमेंट कैश, ट्रेड पेबल्स, ठीक है जी। ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है बैलेंस शीट की जगह पे, कोई बात नहीं, इससे भी बन सकती है। द प्रॉफिट फॉर 3 ईयर वर 50,000, 39,000 एंड 45,000। स्वरूप भाई साहब 1 मई को इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अच्छा जी, शो द कैलकुलेशन ऑफ स्वरूप इज नंबर 1 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बी शेयर ऑफ गुडविल, और हम जितना भी स्वरूप के एग्जीक्यूटर को पैसा देंगे। तो ये 3 चीजें हमारे को देखनी है बनानी। सबसे पहले तो बच्चों एक बात बताओ कि यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स जो शेयर किए जाएंगे, जो प्रॉफिट शेयर किए जाएंगे वो इस रेशो में शेयर, ये क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, 1/2, 1/3 और 6, तो हमारे पास में शेयरिंग रेशियो इतनी आ जाती है 3:2:1, ठीक है। ऑल्दो ये कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएशन में साथ दे रहा है, तो एक पार्टनर की तरह ही काम कर रहा है हमारा जनरल रिजर्व, यानी कि मेनली तो बटेंगे प्रॉफिट जो बटेंगे, लेकिन पहले जनरल रिजर्व में शेयर डालना ही होगा। ओके सर, अब इनके एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। इनके एवरेज प्रॉफिट्स कितने थे पिछले 3 सालों के, थे 45,000, 39,000 और 51,000, डिवाइड किया 3 से, ठीक है। तो हमारे एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए सर, 45,000 रुपीज के प्रॉफिट्स आ गए। 45,000 के प्रॉफिट्स अगर हमने पूरे साल कमाए थे, एक साल का एवरेज हो गया ना, तो 4 महीने में कितने कमाए थे, आंसर इज 15,000। 15,000 में स्वरूप भाई साहब का शेयर कितना है सर, 6,000 है, तो 6,000 उसको मिलने वाले हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, 6,000 रुपए तो ये मिलने वाले। डन। अब सर गुडविल में उनका प्रोपोर्शनेट शेयर कितना है उसको भी देख लेते हैं एक बारी। एवरेज प्रॉफिट कितने थे, ये 3 साल के प्रॉफिट्स थे, इसकी एवरेज लेकर के हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास में टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ जाती है सर, 1,35,000 आ जाती है, ठीक है सर। अब इसमें स्वरूप का शेयर कितना था सर, 2/5 था, इसमें स्वरूप का शेयर कितना था, 2/5 था। गलती से भी आप इसको 2/6 मत कर देना, क्योंकि जनरल रिजर्व सिर्फ प्रोपोर्शन ले रहा है हमारे शेयर्स के अंदर, जनरल रिजर्व हमारे प्रोपोर्शन ले रहा है, ध्यान रखना इस चीज को, ध्यान रखना इस चीज को। जनरल रिजर्व एज अ पार्टनर नहीं है, बस वो प्रोपोर्शन ले रहा है हमारे शेयर्स के अंदर, कितना, 1/6। जब भी प्रॉफिट्स होंगे तो 1/6 जो है वो जनरल रिजर्व में डाल देंगे, ऐसा लिखा हुआ है। अगर सोच करके देखो, अगर सोच करके देखो, अगर लॉसेस होंगे तो पार्टनर तो उस चीज के अंदर लाइबल होता है, क्या जनरल रिजर्व को भी लाइबल बनाएंगे हम? इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पे हम जो शेयरिंग रेशियो बांटेंगे, जो स्वरूप का शेयर लेंगे, वो इन दोनों की शेयरिंग कैपिटल कितनी है, 3/2 है। वहां पे इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, इन केस ऑफ प्रॉफिट वहां पे अप्रोप्रिएशन तो हो रही है जनरल रिजर्व में, लेकिन वो एक जीता जाता इंसान नहीं है। और वैसे भी सोचने वाली बात है, जनरल रिजर्व में जितना भी पैसा गया है वो अल्टीमेटली किसको मिलने वाला है, जनरल रिजर्व को थोड़ी ना मिलने वाला है, वो अल्टीमेटली तो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्हीं को मिलने वाला है। तो सर यहाँ पे सिर्फ ये एक अप्रोप्रिएशन के लिए यूज हुआ है जनरल रिजर्व,
एक पार्टनर की तरह लॉसेस में शेयर नहीं बियर कर सकता, इस वजह से हम इसको रेशियो को क्या लेंगे सर, 2/5 और 3/5 ही लेंगे, जैसा कि हमने इसमें लिया और नेक्स्ट वाले में लिया 2/5। ठीक है, तो इसका शेयर कितना आ जाता है सर, 54,000 रुपीज आ जाता है, 54,000 रुपीज आ जाता है। अब दो ही पर्सन है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, एक तो ए था एक बी था, यानी कि एक स्वरूप था एक अरूप था, ए और एस, एक चला गया तो दूसरा पार्टनर ही उसके लिए जो है वो फॉर्म माना जाएगा। ठीक है सर, हमने ये दोनों चीजें निकाल ली, गुडविल निकाल ली, अब उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना लिया हमने। एग्जीक्यूटर के अकाउंट के अंदर एक तो स्वरूप की कैपिटल मिलनी चाहिए, हमने ऐसा बोला था। ठीक है, उसके एवरेज प्रॉफिट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन के अंदर हमने P&L लॉस, P&L सस्पेंस अकाउंट से इसको एडजस्ट किया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, P&L सस्पेंस अकाउंट से। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कर रहे होते तो फिर अरूप के शेयर की कैपिटल हमारे पास में आती। ठीक है सर, 6,000 रुपए ये हो गया। उसको जो शेयर मिला गुडविल का 54,000 वो हमने उसको दे दिया, और 18,000 रुपए के रिजर्व्स में भी उसका शेयर रिजर्व्स में भी है। रिजर्व्स कितने दिए हुए थे, 45,000 रुपीज के रिजर्व्स दिए हुए थे, जिसमें से कि 2/5 उसको मिल जाएंगे और 18,000 रुपए उसका शेयर आ जाएगा। तो नेट अमाउंट डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना मिलने वाला है, 1,38,000 रुपीज मिलने वाला है, 1,38,000 रुपीज यहां पे इसको मिलने वाला है। ठीक है, ओके डन। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन था सर। अब हमारे पास में हम वो टॉपिक करेंगे जिसको कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जिसकी डिक्लेरेशन मैंने आपकी क्लास से पहले आज की थी, और जिसकी वजह से शायद आप लोग यहाँ पे बैठे हो, क्योंकि डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको ना आती हो। बावजूद इसके हम क्या कहते हैं, हमारे पास में क्या है, अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या हो रहा होता है, डेथ या रिटायरमेंट और डेथ हो रही होती है, और साथ में एडमिशन भी हो रहा होता है, यानी कि किसी का आना लगा है किसी का जाना लगा है। बात समझ में आई, किसी का आना लगा है और किसी का जाना लगा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी हमारे एग्जाम के अंदर देखे जाते हैं, और बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है सर। रादर देन आपसे एडमिशन का क्वेश्चन पूछा जाए, फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाए रिटायरमेंट का क्वेश्चन, वो क्या कहते हैं, दोनों चैप्टर को मिक्स कर दो, मिस मत कर दो, सॉरी मुंह से निकल गया, मिस नहीं करना, मिक्स करना। तो मिक्स कर देते हैं सर, हम भी मिक्स कर देते हैं। हमने भी मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाए, जो आए हुए थे वो लिखे यहाँ पे और आपके सामने लेकर के आए। उसके अंदर क्या होता है सर, अगर किसी पर्सन का एडमिशन, एक क्वेश्चन के अंदर एडमिशन भी होती है और डेथ भी हो रही होती है, या फिर रिटायरमेंट हो रही होती है, उस केस में क्या करेंगे, कुछ भी नया नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनना, अभी के अभी आपका सारा का सारा डर खत्म कर दूंगा, और मन से पूछना, मन खुद गवाही देगा इस चीज की कि हाँ ऐसा होना चाहिए ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो बैलेंस शीट में कैपिटल दी हुई है सर, ए की, बी की, सी की, अभी करके भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी जरा विजुअलाइजेशन करवा रहा हूं। वो सिर के ऊपर जो बादल आता है ना, वो बादल लेकर के आओ, सोच वाला बादल। तो सोच वाला बादल के अंदर मैंने आपको क्या डाटा फीड किया कि सर बैलेंस शीट दी हुई है, और बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दी हुई है। किसकी कैपिटल दी हुई होगी, नए पार्टनर की तो नहीं दी होगी, ओल्ड पार्टनर की ही दी होगी ना। हाँ सर, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, ठीक है सर। उसके अंदर रिजर्व्स दिए हुए हैं, उसके अंदर P&L का बैलेंस दिया हुआ है, उसके अंदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं एसेट साइड पे, लॉस टू डेट दिया हुआ है एसेट साइड पे, या फिर हमारे को दिया हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर एसेट साइड पे। ये जो जनरल रिजर्व और P&L है, और जो एसेट साइड पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, इनके ऊपर अधिकार या कर्तव्य किसका बनता है, बोलो जी किसका बनता है। सर ओल्ड पार्टनर्स का बनता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनता है, यानी कि जो रिटायर पार्टनर होगा या जो डिसीज्ड पार्टनर होगा जिसकी डेथ हो चुकी है, उनमें इन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अरे वाह सर, ये तो रिटायरमेंट के जैसा ही पॉइंट है। हाँ जी बिल्कुल, रिटायरमेंट के जैसा ही पॉइंट है। अच्छा सर, अब मैं ये कहता हूं कि अगर कोई पर्सन आ रहा है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, एडमिशन चैप्टर के अंदर क्या एक्सपेक्ट किया जाता है सर। नंबर 1 वो कैपिटल लेकर के आए, और नंबर 2 अगर गुडविल की हमने रीवैल्यूएशन की है तो अपना गुडविल का पोर्शन
लेकर के आए। दो ही चीजें एक्सपेक्टेड होती है ना एडमिशन चैप्टर के अंदर, बस वही यहां पे करना है, बस वही यहां पे करना है। तो हम एडमिशन के टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, उससे कैपिटल तो लेके ही आएगा। गुडविल के अंदर, गुडविल के अंदर अपना शेयर लेके आए जो गुडविल रीवैल्यूएटेड की गई है। ठीक सर, तो सर ने ना हमारा डर अंदर का खत्म कर दिया कि अच्छा ये तो रिटायरमेंट और डेथ जैसा भी हो वैसा ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पे बात क्या होती है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन किस तरीके से बोलता है या फिर यहाँ पे परेशान क्या करता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें परेशान करती हैं और उसका भी सोल्यूशन मैं आपको भी बताऊंगा, उसका भी टेरर खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन के अंदर दो चीजें क्या परेशान करती हैं सर, अगर तो डेथ और रिटायरमेंट, डेथ या रिटायरमेंट, ठीक है जी, और एंड एडमिशन, यानी कि मान लीजिए डेथ या रिटायरमेंट में से किसी एक को चुन लेता हूं, मान लीजिए मैंने रिटायरमेंट को चुन लिया, तो रिटायरमेंट और एडमिशन एक ही डेट पे हो रहा है तो हम क्या करेंगे, और अगर अलग अलग डेट्स पे हो रहा है तो हम क्या करेंगे। समझ में आई मेरी बात। दो चीजें परेशान करती हैं यहां पे क्वेश्चन के अंदर, सेम डेट पे हो तो क्या ट्रीटमेंट होंगे, और अगर अलग अलग डेट पे हो, यानी कि मान लो रिटायरमेंट हुई थी पिछले महीने और उसके बाद में एडमिशन हुआ है अगले महीने में, तो डेट्स अलग अलग हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर सेम डेट पे हुआ तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो बच्चों सुन लो अच्छे से कि सेम डेट पे हो चाहे अलग अलग डेट्स पे हो, सेम डेट पे हो या अलग अलग डेट्स पे हो, गुडविल के अलावा किसी और चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। गुडविल के अलावा किसी और चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा सर, गुडविल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी समझाओ। सर गुडविल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ही सिंपल है, आओ दिखाता हूं किस तरीके से। तो देखो सर, मैंने यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, असाइनमेंट के अंदर लिखा हुआ है सर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑन डिफरेंट डेट्स या फिर रिटायरमेंट एंड डेथ्स ऑन सेम डेट, दो सिचुएशन है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, आओ जी पढ़ लो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स, treatment of accumulated profit, revaluation of assets, liability, adjustments of these will be between old partner in old profit sharing ratio। बोलो जी, यही होता था ना, यही होता था ना पहले भी। हाँ सर यही होता था। इफेक्ट ऑफ गुडविल, अब इफेक्ट ऑफ गुडविल हमें पढ़ना है, मैं सिखाऊंगा अभी। ठीक है जी, और दूसरा रिटायरमेंट एंड डेथ अगर सेम डेट पे हो तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ दीज विल बी बिटवीन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड पार्टनर के अमंग। तो दोनों के अंदर कोई डिफरेंस दिख रहा है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं सर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा हमारे को, चुप, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा हमारे को। ठीक है, डिफरेंस कहां पे दिख रहा है, किसके ट्रीटमेंट में डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा सर गुडविल के अंदर। गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग तरीके से होगा और वो भी बहुत आसान है। आ जाओ जी, पहले समझ लेते हैं बाद में गुडविल को, बाद में हम गुडविल को। देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ गुडविल, सेपरेट एंट्री विल बी पास्ड सिंस बोथ इवेंट आर डिफरेंट और सिंगल एंट्री विल बी पास्ड ऑन द सेम डेट। अब ये तो इन्होंने लिख करके खत्म कर दिया, हमें कौन समझाएगा, ऐसे कैसे सर। आ जाओ जी समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, मान लो हमारे पास में पार्टनर थे सर ए बी सी। ठीक है जी, ए बी सी पार्टनर थे और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 5:3:2। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब ये हुआ आगे सी रिटायर हो गया, ठीक है, एंड डी एडमिट हो गया, डी एडमिट हो गया। ठीक है, और इनकी गुडविल जो थी, इनकी जो गुडविल थी इस डेट पे वो थी सर 1,00,000 रुपए की, रीवैल्यूएट की गई, रीवैल्यूएट की गई। और अब क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी, डी एडमिट हुआ तो A:B:D। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये क्या थी, ये सर ओल्ड थी, ओल्ड पीएसआर थी। ये क्या है, ये सर न्यू पीएसआर है। और सर वो कितनी है, वो है 4:3:3, इतनी है हमारे पास में।
अब केस 1 लेकर के आते हैं सर, केस 1 लेकर के आते हैं। क्या कहता है केस 1? कह रहा है डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट डेट्स, यानी कि भाई साहब सी जो रिटायर हो रहा है वो अलग डेट पे और डी जो एडमिट हो रहा है वो अलग डेट पे। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे ध्यान से देखना। पहले तो हम क्या करते थे, क्रेडिट इन ओल्ड रेशो, और डेबिट इन न्यू रेशो। पहले लिख लो फिर बताता हूं। ए, बी और सी, क्रेडिट एंड ओल्ड रेशो 1,00,000 रुपए को हमने किया, कितना आ गया सर? 50,000, 30,000 और 20,000, 1,00,000 रुपए क्रेडिट कर दिया इन ओल्ड रेशो में, डेबिट किया न्यू रेशो में। अब न्यू रेशो के अंदर अभी तक डी तो एडमिट हुआ नहीं है क्योंकि डेट तो डिफरेंट है, डेट तो डिफरेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम सर अभी तो इसकी रिटायरमेंट कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, डिफरेंट डेट्स है। अभी तो सिर्फ यहाँ पे रिटायरमेंट का टॉपिक चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, अभी रिटायरमेंट होती है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मैंने सिखाया था रिटायरमेंट के अंदर। तो डेबिट कर देंगे न्यू रेशो के अंदर। न्यू रेशो किसकी किसकी है सर? अभी के लिए हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है अपना क्या नाम है, ए और बी के अंदर, क्योंकि सी तो अभी रिटायर हो चुका है। तो उनकी शेयरिंग रेशो कितनी हो जाएगी? 5:3 हो जाएगी। तो सर हमारे पास में ये शेयर आ जाएगा 62,500 और सर 37,500। ठीक जी, ये आ गया। अब सोचो किसका अकाउंट डेबिट और किसका अकाउंट क्रेडिट हुआ? सी का। सी को, सी से फर्म ने लेना कुछ नहीं था, तो सी को तो देना ही था सिर्फ, यानी कि क्रेडिट लिखा हुआ है ना, तो 20,000 क्या सर क्रेडिट, 7,500 रुपए क्या सर डेबिट, और सर 12,500 सर डेबिट। यानी कि हम करेंगे क्या हम करेंगे ये सिंपल सा काम कि जब अभी तक हुआ क्या है, ये देखो यहां क्या हो रहा है, डिफरेंट डेट में हो रहा है, और यहां पे पहले क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, रिटायरमेंट हो रही है ऑफ डी, और एडमिशन नहीं हो रहा अभी एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक एडमिशन लिया ही नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ सी, सॉरी डी नहीं सी। तो हम रिटायरमेंट के केस में यही करते थे ना सर, ठीक है जी। अब मान लो एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, तो एडमिशन के टाइम पे हम क्या करते थे, एडमिशन ऑफ डी, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं सर, एडमिशन। अच्छा सर, अब एडमिशन के टाइम पे हम गुडविल को कैसे करते थे सर? वही क्रेडिट इन ओल्ड रेशो और डेबिट इन न्यू रेशो। अगर हम क्रेडिट इन ओल्ड रेशो करते हैं तो ओल्ड पार्टनर कौन थे सर? ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, और उनके पास में कितना था सर? 62,500 और 37,500। अब ये भाई साहब डी आ गए हमारे पास में, पिछले वाले गुडविल के अंदर इनका कोई शेयर नहीं है, ठीक है सर, ऑलरेडी इनके अकाउंट के अंदर ये है जो ऊपर दिखाया गया था। अब डेबिट इन न्यू रेशो, न्यू रेशो के अंदर करेंगे हम, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर? 40,000, 30,000 और 30,000, ठीक है। बैलेंस क्या आ जाएंगे? 22,500। कौन से वाला सर? क्रेडिट वाला। बैलेंस क्या आ जाएगा सर?
7500। कौन से वाला सर? क्रेडिट वाला। और बैलेंस क्या आ जाएगा सर? 30,000। कौन से वाला सर? डेबिट वाला। अब देखो दोनों को अच्छे से देखो, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से देखो। हमेशा यही होता था ना बच्चों, हमेशा से यही होता था ना। एडमिशन के अंदर भी हमने सीखा, और हमने किसके अंदर सीखा? रिटायरमेंट के अंदर सीखा कि सर जब कोई रिटायर हो जाता है तो हमारी जो गुडविल वैल्यूएट की जाती है वो पहले तो क्रेडिट कर दी जाती है 3 पार्टनर्स के अंदर, और फिर डेबिट कर दी जाती है न्यू पार्टनर्स के अंदर। और जब कोई एडमिट होता है, जब कोई एडमिट होता है तो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के अंदर क्रेडिट कर दी जाती है। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे सर? ओल्ड पार्टनर्स तो ए और बी ही थे। एडमिशन हुआ है अब डी का, तो डेबिट कर जाती है किसके अंदर? न्यू पार्टनर में। इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि भाई डी जो है वो इनकमिंग पार्टनर है। इस केस में हम क्या कहते हैं? डी जो है वो इनकमिंग पार्टनर है, तो वो शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आएगा। किसके लिए? ए और बी के लिए, इन केस ऑफ एडमिशन। और इन केस ऑफ रिटायरमेंट क्या होता है सर? ए और बी गेनिंग पार्टनर है, तो वो गुडविल पे करेंगे, गुडविल का पार्ट पे करेंगे। किसको? सी को। तो देखो ऊपर सी का, सी कौन था? बेनिफिशियरी था, तो सी का अमाउंट क्रेडिट हुआ था किसमें? रिटायरमेंट के केस में। और यहां नीचे वाले में बेनिफिशियरी कौन थे सर? ए और बी थे, तो वहां पे उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है। यही चलता आया, यही हमने रिटायरमेंट और डेथ में देखा है। तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो सर अगर डेट्स अलग अलग हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? जल्दी से बता दो। अब तो समझ में आ गया सबको। सर हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सर 20,000, सर 7500 और 12,500। हाँ सर ये तो हमने रिटायरमेंट में सीखा था, ये क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, बस डर खत्म करना है दिमाग से। अच्छा सर अब एडमिशन के केस में क्या एंट्री हमने सीखी थी? देखो अब ये एंट्री क्या बोल रही है? ये एंट्री बोल रही है डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। डी लाके देगा 30,000 रुपए, ठीक है। ए को 22,500 और बी को 7500, ये ला करके देगा। हाँ सर ये भी हमने एडमिशन के टाइम पे पढ़ी थी, तो आपने नया क्या सिखाया? आपने नया क्या सिखाया बेटा? अगर मैं ये बोल करके छोड़ देता ना, देखो अभी ये देखो ऊपर आते हैं, ये देखो अगर मैं अभी ये बोल करके छोड़ देता ना कि सेपरेट एंट्रीज विल बी पास्ड सिंस बोथ द इवेंट्स ऑन डिफरेंट डेट्स, तो कहते अरे सर पता नहीं क्या करेंगे। और अब देखो करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, जो करते थे वही करेंगे। अलग अलग एंट्री अलग अलग डेट्स पे पास कर देंगे। ये मान लो एक दिन ये क्या नाम है 1 महीने पहले की, और ये 1 महीने बाद की। कुछ नया सिखाया मैंने? नहीं सर कुछ भी नया नहीं था। अच्छा सर हो सकता है, हो सकता है कि केस 2 के अंदर कुछ नया हो। सर कुछ नया सिखाना चाहते हो केस 2 के अंदर? चलो अब इसको भी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ, पहले ही पढ़वा देता हूं। सिंगल एंट्री विल बी पास्ड सिंस बोथ इवेंट्स आर ऑन सेम डेट। यानी कि ऊपर जैसे डिफरेंट बोली गई थी, अलग अलग डेट्स पे करो, यहाँ पे सिंगल एंट्री पास करेंगे। तो चलो अब सिंगल एंट्री की केस भी देख लेते हैं सर। केस 2 सिंगल एंट्री। अच्छा जी मैं यहां से इसको हटाता नहीं हूं, केवल यहां पे क्या कर देता हूं, अपना डिवीजन कर देता हूं। चलो जी अब आ जाओ केस 2, ध्यान से देखना बिल्कुल। केस 2, हाँ जी केस 2 के अंदर हम गुडविल का क्या करेंगे? हम गुडविल का क्या करेंगे? अब है 3 की जगह 4 पार्टनर, ए बी सी डी, यानी कि डी भाई साहब भी, हाँ वही ए बी सी डी जो तुमने सीखी है, ए बी सी डी, ठीक है। देखो मेरे यहाँ पे एक और स्टूडेंट पढ़ रहा है जिससे मैं फीस भी नहीं चार्ज कर सकता। अच्छा खैर चलिए,
तो हमारा ए बी सी डी है, हमारे पास में 4 पार्टनर्स हैं, और हम क्या करेंगे सर, 1 लाख की जो गुडविल आएगी ना, उस गुडविल को हम कर देंगे क्रेडिट इन ओल्ड रेशो, क्रेडिट इन ओल्ड रेशो। गुडविल के ऊपर जो अधिकार है वो किसका अधिकार है सर, पुराने पार्टनर्स का। ठीक है सर, चलो दे देते हैं, क्योंकि ये क्रिएट उन्होंने ही की थी। कितना, 50,000 और अपना 30,000 और 20,000। ये शेयरिंग रेशो क्या थी सर, ओल्ड रेशो थी 5:3:2। डन। अच्छा सर, और अब डेबिट इन न्यू रेशो। न्यू रेशो कितनी थी सर, सर इनकी न्यू रेशो थी 4:3:3। ये रेशो थी सर। तो उसके हिसाब से न्यू पार्टनर्स कौन थे, आगे आने वाले टाइम के अंदर न्यू पार्टनर कौन होंगे सर, न्यू पार्टनर होंगे ए, बी और डी। तो ए, बी और डी के अंदर हमने अमाउंट बांट दिया 40,000, 30,000 और भाई साहब 30,000। सी को भगा दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास में क्या आ गया, ए का सर 10,000, क्या सर क्रेडिट। अच्छा सर, बी का कुछ नहीं सर, ना बेचारे ने कमाया ना गवाया। सी का सर 20,000, 20,000, क्या सर ये भी क्रेडिट। ठीक है जी। अच्छा, डी का सर हमारे पास में 30,000 डेबिट। ये दुनिया जानती है इस चीज को, दुनिया जानती है कि एक आ रहा है और एक जा रहा है। गुडविल की वैल्यू है हमारे पास में, हम क्या करेंगे, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट और क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किसको देंगे, देंगे किसको, गुडविल एक तरीके से हमने जनरेट किया है ना, देंगे किसको सर, पुराने वाले पार्टनर्स को। पुराने वाले पार्टनर्स ने तो काम किया था इसको जनरेट करने के लिए। लॉजिकली है ना, दिल कह रहा है ना अंदर से, हाँ सर हमारा दिल कहता है, मेरा भी दिल कहता है। तो क्रेडिट कर दिया हमने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर, कर दो सर 50, 30, 20। सर अब कोई दूसरा पार्टनर आकर के इस गुडविल के ऊपर अपना हक जमाना चाहता है तो उसके साथ में सबको डेबिट कर देंगे। लेकिन डेबिट कौन से, एग्जिस्टिंग पार्टनर करेंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर कौन है सर, ए, बी और डी। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारे पास में 4:3:3 की रेशो में हम डाल देंगे 40, 30 और 30। अब ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो आता है वो लाता है, यानी कि उसका अकाउंट कम कर देता है, उसके अकाउंट को कम कर दिया जाता है। देखो डी आया था ना, आया था कि नहीं आया था, तो इसका अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है, लाजमी है, ये तो होना ही है जी, क्योंकि आ रहा है ये। अच्छा, सी जा रहा है, सी जा रहा है भाई साहब, हाँ सर सी जा रहा है, तो सी को फेयरवेल पे गिफ्ट दे करके भेजेंगे, तो सी का अकाउंट क्रेडिट होना ये भी फॉर श्योर है। हाँ सर ये भी श्योर है। यानी कि अगर कैलकुलेशन में कभी कभी हाथ तुम्हारे कांप जाए या गलत जगह पे गलत चीज लिख दो तो दिमाग तो है, दिमाग को क्या बोलोगे, अरे दिमाग को क्या कर रहा है। अगर डी के अकाउंट में गलती से क्रेडिट लिख दो तो क्रेडिट कैसे हो सकता है, डी का अकाउंट, डी तो आ रहा है, आएगा तो गिफ्ट लाएगा, और जो जा रहा है उसको फेयरवेल मिलेगी, उसको गिफ्ट मिलेगा, तो उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा। अब डिपेंड करता है कि इनके आने और जाने के बीच में जो ए और बी कॉमन थे उनमें से अगर किसी को गेन हुआ है तो उसको अमाउंट मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। तो यहां पे गेनिंग पार्टनर कौन था, 10,000 रुपए। यहां पे सॉरी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन था सर, 10,000 रुपए। इस पूरी प्रोसेस के अंदर क्या हो गया, इस पूरी प्रोसेस के अंदर सर सेक्रीफाइस किया, डी के आने पे और सी के जाने पे सेक्रीफाइस किया, किसने किया, ए ने किया, ए ने सेक्रीफाइस किया। तो ए को भी पार्टी मिलेगी, किसके साथ में, सी के साथ में। देगा कौन, डी देगा,
बी बेचारा साइलेंट था, कहता हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है, हम तो न्यूट्रल बनने हैं, ना अपने को किसी के आने की चिंता, ना जाने की चिंता, ना आने से फर्क, ना जाने से फर्क। तो वो कहता तू न्यूट्रल बैठा है ना, तो फिर तू न्यूट्रल ही बैठा रहा है, इसको एक कोल्ड ड्रिंक दे करके बिठा देंगे, वरना इसको कोल्ड ड्रिंक भी नहीं देंगे। समझ में आई बात? तो ये होती है सर। अब जनरल एंट्री, सिंगल जनरल एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बता दो। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस भी नहीं है वहां पे। सर एंट्री बन जाएगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ए टू एज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो डी डेबिट होगा कितने से, 30 से, और ए क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से, और बी क्रेडिट क्या नाम है, सी क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 20,000 रुपए से। डन। कुछ भी नया था, कुछ भी नहीं था सर, सिर्फ ये केस 2 में सिंगल एंट्री नहीं करनी हमने सीखी है। और देखो अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे अब लिखा हुआ ना सिंगल इफेक्ट विल बी पास्ड, तो सिंगल इफेक्ट इस तरीके से पास किया जाएगा जी। ठीक है जी, सिंगल इफेक्ट इस तरीके से पास किया जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से ना इसको, जिसने बच्चे ने कॉपी नहीं किया हो कॉपी कर लो जल्दी से फटाफट से। हाँ जी बाबू जी, क्वेश्चन करेंगे अगला। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है नेहा एंड कंपनी है, अच्छा जी, इनकी पार्टनरशिप है, पी क्यू आर के पार्टनरशिप के अंदर शेयर थे, 10:6:4 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। सर कैपिटल थी पी की 80,000 रुपए, ठीक है, क्यू की 20-30, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है, ढूंढती है मेरी नजर, किसे ढूंढती है, जल्दी से बता दो, ढूंढती है मेरी नजर इसे, रिजर्व्स को, ढूंढती है मेरी नजर एसेट साइड पे, किसे, लॉस टू डेट को, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर को। सर ये क्या बोलते रहते हो, आज तक तो ये क्वेश्चन में देखे नहीं है, जिस दिन दिख गए ना क्वेश्चन के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, लॉस टू डेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो उस दिन तुम्हें मेरी याद आएगी कि सर आज दिखे, हाँ हमें तो इसका ट्रीटमेंट आता है, सर ने बताया था कि ये कहां चले जाते हैं, डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के अमाउंट। तो यहां इस लड्डू क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रिजर्व्स के अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। ओके सर, ओके, पढ़ते हैं जी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहती हैं। आ जाओ, ध्यान से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना, तसल्ली से, टाइम पूरा होता है हमारे पास में। ठीक है, इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर क्यू विल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म एंड इन प्लेस मिस्टर टी वॉज एडमिटेड। आ गया और चला गया, चला गया और आ गया। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, ये कौन सा वाला केस है, समझ में आ रहा है ना सर, ये केस है एक ही डेट पे दोनों काम हो रहे। ओके सर, फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर मेड। नंबर 1, गुडविल वैल्यूड एट ₹1 लाख। देखो बेचारा 1 लाख रुपए है ना, मेरे टाइपिस्ट ने इसको छुपा दिया, 1 कितना छोटा लिखा हुआ, ध्यान देना इसके ऊपर। ठीक है जी, ₹1 लाख, बट द सेम विल अपीयर एज एसेट इन द बुक्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है जी, ओके, ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में, अभी गुडविल की बात नहीं कर रहे। बी पॉइंट के अंदर बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड बाय 5% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। जल्दी से बता दो सर कि बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी एसेट हैं, और एसेट अगर डिप्रेस हो जाते हैं या फिर डेप्रिशिएट हो जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री बना देंगे, लिखो लिखो, एंट्री लिखो अपने पास में कॉपी में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट, और वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आर टू बी मेड, जितनी भी कम हो गई होगी ना उतनी वैल्यू आएगी। इन्वेस्टमेंट आर टू बी मेड ओवर द रिटायरिंग, सॉरी, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर 15,000, 15,000 रुपए के लिए। सर जरा चेक कर लेते हैं कि 15,000 रुपए की वैल्यू थी या नहीं थी। इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए थी, इन्वेस्टमेंट कितनी थी सर, 12,000 रुपए थी। 1 मिनट, इधर आए, सारे के सारे बच्चे इधर आए, खाली जगह पे, यहां सीखेंगे हम, सीधी सी बात है सर, 12,000 रुपए वाली चीज को ये बेवकूफ 15,000 रुपए पे ले गया है, तो 15,000 रुपए से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसको प्लांट एंड मशीनरी मिल गई है ना, तो फर्म की लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर कम हो गई है, कितने के लिए, 15,000 रुपए के लिए। और सर जो इनके बीच का डिफरेंस है
कितना 3,000 रुपए। ये एक तरीके का गेन है रीवैल्यूएशन में, जो इसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, तो इसकी एंट्री कहां हो जाएगी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, एंट्री बन जाएगी हमारे पास में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से, 3,000 रुपए से, 3,000 रुपए से। डन, ये एंट्री हम बना देंगे, लिख ली होगी मेरे ख्याल आपने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर हमने डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर के ऊपर 20% का हमने प्रोविजन बना देना है। हमारे डेटर्स कितने थे, 1,39,000 थे। 1,39,000 का परसेंट, 20% अब बना देंगे और एंट्री क्या लिख देंगे, एंट्री लिख देंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। भारती बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए, भारती बेटा अपना माइक ऑफ कीजिए। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। सी पॉइंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, यानी कि नई फॉर्म के अंदर द टोटल कैपिटल विल बी 2 लाख। टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए रहेगी। जरा चेक करें अभी कितनी है। अब ये 80, 20 और 30 यानी कि 1,30,000 थी। बोलते नए फॉर्म के अंदर कैपिटल 2 लाख रहेगी। ठीक है जी। विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय PR&T इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 2:2:1। तो ये अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये इनका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर इनका बैलेंस सीडी ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन सर। अच्छा, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, द सरप्लस फंड्स इफ एनी यूज टू रीपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो जी, यहां पे बोला गया है हम एक बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट में हम बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर देंगे, यानी कि इसको खत्म कर देंगे। नंबर 1 ये बोला गया है। नंबर 2, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यानी कि जो उसके पास में फाइनल फिगर आएगी उसको उसकी लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो नई बैलेंस शीट में हमारे पास में एक लोन भी दिखाई देगा। हमें क्या बनाना है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट नई पार्टनरशिप फॉर्म की। आइए सर, अब मैंने आपको जो जर्नल एंट्रीज बोली थी उसके बेस पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया होगा। हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई थी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई थी, एक प्रोविजन बढ़ गया था और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी 3,000 रुपए से। ये सब कुछ करने के बाद में, ये सब कुछ करने के बाद में हमारे क्या हो जाते हैं सर, लॉसेस आ जाते हैं। और ये लॉसेस किसके अमंग्स जाएंगे सर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ओल्ड पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो पी को कितना लॉस उठाना पड़ेगा, 30,400, 18,220 क्यू को और आर को 12,160। अभी नए वाले को तो हम ये लॉसेस नहीं दे सकते ना, क्योंकि रीवैल्यूएशन हो रही है पास्ट ईयर्स की वजह से, पास्ट टाइम की वजह से ये रीवैल्यूएशन हुई है और पुराने पार्टनर्स ही इसके लिए लायबल हैं। ठीक है सर। अब इसके बाद में हमारे को क्या करनी पड़ेगी, गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। और गुडविल की एंट्री करने के लिए अब मैंने क्या सिखाया था आपको, हमने कहा था सर जब एक आ रहा हो और एक जा रहा हो, कोई पार्टनर आ रहा हो कोई पार्टनर जा रहा हो, तो इस तरीके से हमारे को जो है गुडविल की वैल्यू कंप्यूट करनी है। क्या करनी है, क्रेडिट करनी है उसकी पूरी वैल्यू। गुडविल जो थी हमारे पास में कितनी थी, गुडविल हमारे पास में 1 लाख रुपए थी। गुडविल हमारे पास में 1 लाख रुपए थी। और 1 लाख रुपए को हम क्या करेंगे सर, क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशो के अंदर, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स की वजह से बनी थी, खरीदी नहीं गई थी, बनी थी। तो हमने ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या थी उनकी, वो थी सर यहाँ पे 10:6:4, 50,000, 30,000 एंड 20,000 क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट को। अच्छा सर, अब डेबिट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है कितनी, 2:2:1।
हमने कर दिया सर 40,000, 40,000 और 30,000। ऊपर वाले में टी का कोई शेयर नहीं था, यहां पे क्यू का कोई शेयर नहीं है, सबको एडजस्ट किया तो पता लगा पी का अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 रुपए से, क्यू का अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 रुपए से, आर का अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से और टी का अकाउंट डेबिट होगा 20,000 रुपए से। इसका मतलब क्या होगा कि आर और टी मिलकर के पार्टी देंगे किसको, पी और क्यू को। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, फटाफट से लिख देंगे इसको, वैसे तो लिखा ही हुआ है, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ओके सर, 20,000, 20,000, पी 10,000 और क्यू 30,000। ये एंट्री बना दी सर हमने। ओके, अब यही एंट्री इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के पोस्ट करके आ जाते हैं। देखो जी, ये रही वो एंट्री, 10,000 और 30,000 रुपए से पी और क्यू का अकाउंट क्रेडिट हो गया और आर और टी डेबिट हो गए, कितने से, 20,000 से और 20,000 से। डन। अच्छा सर, अब एक चीज और बोली थी, एक चीज और बोली गई थी कि सर नई प्रॉफिट, नई कैपिटल कितनी होगी, नई कैपिटल है ना 2 लाख रुपए होगी और ये बांटी जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अमंग्स पी क्यू, क्यू तो जा रहा है ना, आर एंड टी। किसमें सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 2:2:1। तो बांट दो सर, 2 लाख रुपए को हमने बांट दिया, 2 लाख रुपए को बांट दिया तो बैलेंस सीडी आ गया इनके पास में, इतना इतना इतना। ठीक है सर, अभी सीडी पे हम चले गए। उसके बाद में हमारे पास में देखो कुछ चीजें ऐसी थी, मतलब जैसे जैसे पॉइंट याद आया वैसे वैसे आप लिख के जाइए। मेरे दिमाग में पहले बैलेंस सीडी आ गया तो मैंने पहले बैलेंस सीडी लिख दिया, सिंपल। अब देखो सर, हमारे कुछ रिवैल्यूएशन के लॉसेस हुए थे, वो किसमें बटे थे, पी क्यू और आर में, वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की थी किसने, क्यू ने, रिटायरिंग पार्टनर ने 15,000 रुपए पे 15,000 रुपए की वो एंट्री लिखी हुई है। ये ना डैश जरूर लगा दिया करो, ये डैश जरूर लगा दिया करो जहां पे किसी और का कोई काम ना हो, अच्छी फीलिंग आती है। अब सर सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हाँ और एक चीज और, ये जो रिजर्व थे हमारे पास में 10,000, 6,000 और 4,000 रुपए में, ये भी इनके पास में डायरेक्टली चले जाएंगे, ये कोई नई बात नहीं। ओपनिंग कैपिटल्स लिखी हुई थी। अब देखो सर, करना क्या है, सबसे पहले तो जिसको विदा करना है ना उसको विदा कर देते हैं, उसको भेज देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसका अकाउंट खत्म करने की बात की, जो जा रहा था, कौन जा रहा था, क्यू जा रहा था। क्यू को हमने देने थे 56,000, क्यू को हमने देने थे 56,000, ठीक है, और उसको दे चुके कितने थे, उससे लेने कितने थे, मतलब उससे लेने कितने थे, 18,240 और 15,000। तो इसका नेट बैलेंस कितना आ रहा है, 22,760 रुपए। अब इस 22,760 रुपए को क्या करेंगे आप, अगर हमने पेमेंट करनी होती, अगर हमने पेमेंट करनी होती तो हम बैंक अकाउंट से इसको डाल देते, लेकिन सर हमें पेमेंट तो करनी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि इसको बैंक अकाउंट की जगह पे आप कहां पे लिख दीजिए, लोन में, यानी कि हमारे अभी तक पैसे हमारे पास में नहीं है, तो हमने सर इसको है ना लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, टू लोन्स, टू क्यू लोन्स अकाउंट। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर दो चीजें हमारे को देखने को मिल गई हैं कि सर एक तो न्यू कैपिटल क्या होगी, 80,000, 80,000 और 40,000, और बैलेंस शीट में एक क्यू का लोन भी होगा। ठीक है सर, अब बैंक बैलेंस बना लेंगे, बैंक अकाउंट बना लेंगे, बैंक बैलेंस क्या बना लेंगे, बैंक अकाउंट बना लेंगे इसके बाद। लेकिन बैंक अकाउंट बनाने से पहले हम बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी एडजस्ट कर देते हैं, और बैंक अकाउंट बनाने के अंदर एक एंट्री हमारे दिमाग में होनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर। क्या लिखा हुआ था सर, वहां पे लिखा हुआ था कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को पे करना है बैंक अकाउंट से। तो ठीक है, हमने बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। यहां पे बैलेंसिंग फिगर किधर आ गई, पी की
10,400 क्रेडिट में, आर की 78,160 में, और टी 60,000 रुपीज, टी 60,000 रुपीज हमारे पास में क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब ये तीनों है ना पैसे लेकर के आएंगे। एंट्री क्या बनी है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट एंड टीस कैपिटल अकाउंट इन अमाउंट से। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट के अंदर उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, देखो पुरानी बैलेंस शीट में कोई बैलेंस ही नहीं था, बल्कि ओवरड्राफ्ट था सर, बल्कि ओवरड्राफ्ट था 44,000 रुपए का। ठीक है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट था। अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक में बैलेंस बीडी तो कुछ है नहीं, बैलेंस बीडी तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास में हमने ये लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन अकाउंट की तरह से अगर हम बनाते हैं, अलग से अगर हम इस अकाउंट को बना लेते हैं बैंक ओडी, बैंक ओडी अकाउंट, तो उसमें हमारे पास में एंट्री क्या हो जाएगी, हमारे पास में वो लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे उसका बैलेंस आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर बोला नहीं गया, तो हमें कुछ नहीं करना इसके साथ में, ऐसा अकाउंट बनाना ही नहीं है। खामखा में क्यों ज्यादा अकाउंट बना करके खुद को परेशान करना। ठीक है सर, तो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कितने कितने कराए इन्होंने, इतने इतने डिपॉजिट करा दिए, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने पे कर दिया, तो बैंक का बैलेंस सीडी कितना बच गया, इतना बच गया। ये कहां चला जाएगा सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। अब नई बैलेंस शीट हमें बनानी है, उसमें हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले तो पी क्यू और टी की कैपिटल लिख दी 2 लाख रुपए। बोला गया था ना कि 2 लाख रहेगी दोनों, 2 लाख रुपए रहेगी नई पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। ठीक है, एक हमारे को क्यू का लोन अकाउंट दिखाई दे रहा है, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही लिया था। लॉन्ग टर्म डेट्स और बिल्स पेबल एज यूजुअल अपनी बैलेंस शीट से उठा लो, कुछ भी इनके अंदर चेंजेस नहीं आया था। लैंड के अंदर चेंजेस आया था, लैंड कितने की रह गई थी, 10,000 की बिल्डिंग, 1,90,000 की। मिस प्रिंट तो नहीं है, मुझे कुछ शक हो रहा है, एक बार चेक करते हैं लैंड की वैल्यू को। लैंड 10,000 रुपए थी, लैंड 10,000 रुपए थी, और कुछ भी चेंजेस लैंड के अंदर नहीं आया था। भाई चेंजेस पता करने हो ना, तो आपको पता है कैसे करना है, आपको अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट सामने रखना है, किस किस के अंदर, किस किस की वैल्यू के अंदर चेंज आया, बाकी सबकी वैल्यू उठा करके कैश के अलावा एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं आए। बिल्डिंग के अंदर सर चेंज आया, 10,000 रुपए कम हुई है, प्लांट एंड मशीनरी 26,000 रुपए से कम हुई है, डेटर्स के ऊपर एक प्रोविजन बना है 27,800 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी 3,000 रुपए से, लेकिन इसको रिटायरिंग पार्टनर ले गया, तो अब हमारी बैलेंस शीट में ये दिखाई नहीं देगी। ठीक है सर, चलो तो ये देखो लैंड की वैल्यू 10,000 थी, 10,000 ही है, बिल्डिंग 1,90,000 पे, प्लांट एंड मशीनरी 1,04,000 पे आफ्टर डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास में 139 थे जिसके ऊपर प्रोविजन बन गए, तो 1,11,200। सर बहुत से बच्चे मुझसे एक बात पूछते हैं कि यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके फिर रिमेनिंग वैल्यू क्यों दिखाते हैं, क्योंकि बेटा वहां पे ये नहीं बोला था कि यहाँ पे ये बैड डेट्स हो गए हैं, या फिर ये डिप्रेस हो गए, डेप्रीशिएट हो गए हैं, या डेटर्स खत्म हो गए हैं इतने की, राइट ऑफ कर दिए गए। वहां बोलते हैं हमने शक लिखा है, शक रखा है इनके ऊपर, शक रखा है मींस प्रोविजन रखा है। अच्छा, कोई कोई बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड पे दिखा सकते हैं, बेटा स्पेसिफिक है, ये एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो इसलिए हम इसको इसी के अंदर से, ट्रेड पेबल्स के अंदर से ही एडजस्ट करके दिखा रहे हैं। ठीक है जी, तो ट्रेंड यही कहता है, बाकी अगर आप लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है ये, कोई गलत बात नहीं है ये, लेकिन ट्रेंड यही कहता है। टीचर्स इसी तरीके से इसको लिखते हैं, टीचर्स इसी तरीके से इसको देखते हैं, तो आप क्यों अलग रास्ते पे चलने चाहते हैं। ठीक सर, फर्नीचर 43,000, इन्वेंट्री 135, और बैंक बैलेंस वही क्लोजिंग वाला। अब यहां कहीं पे भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही होगी, क्योंकि नया पार्टनर लेके जा चुका है, रिटायरिंग पार्टनर लेकर के जा चुका है इसको। ये है सर हमारे पास, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन था, आपके पास में असाइनमेंट है ही। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।